गुड इवनिंग साथियों, भव्यम क्लासेस जीटीवी नगर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सीयूईटी से संबंधित जियोग्राफी जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, यानी कि भूगोल में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, जो आपकी है मानव भूगोल से संबंधित, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मानव ने प्रकृति के साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हुए या मानव और प्रकृति के बीच में किस तरीके का संबंध है, कौन सी विकास परियोजनाएं उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए चली। ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल। तो ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि मानव और प्रकृति या मानव जो भूमि है उसके बीच किस तरीके के संबंध है, उनके बीच जो आपसी संबंध है उसका जो अध्ययन है उसी को हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े, आगे की बात की, तो कुछ विद्वान है जो विभिन्न जियोग्राफिक विचारधारा के लोग थे, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी। जैसे एक अपने विचार है रेडजेल ने बोला है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है, यानी कि जो ह्यूमन सोसाइटी है और जो धरातल यानी कि जो पृथ्वी है उनके बीच किस तरीका का रिसर्चर जो संबंध है उसके बारे में रेडजेल ने बोला है। यानी कि मानव भूगोल किसके है, रेडजेल की नजर में मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। यह बात किसने बोली है, यह बात रेडजेल ने बोली है। आगे अगर हम एक और दूसरे विद्वान की बात करें तो उन्होंने बोला है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मानव है वो भी गतिशील है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। हम जियोग्राफी की विभिन्न क्लास में करेंगे कि किस तरीके से परिभ्रमण करती है, किस तरीके से परिक्रमण करती है। तो जो एलएनसी सैंपल है, इन्होंने बोला है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। साथियों, सीयूईटी के एग्जाम्स में बहुत बार आपसे ये परिभाषा दे दी जाएगी और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये जो निम्नलिखित परिभाषा है ये किस भूगोलवेता ने दी थी। तो उस टाइम आपको एलएनसी सैंपल का ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मानव भूगोल के अंतर्गत, वो आता है द्वैतवाद, जिसको हम इंग्लिश में ड्यूअलिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ड्यूअलिज्म की जो थ्योरी थी वो बर्नार्ड वार्नेशियन ने दी थी। किसने, बर्नार्ड वार्नेशियन थे, एक जो भूगोलवेता थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में द्वैतवाद की जो थ्योरी थी वो दी। द्वैतवाद जो अपने भूगोल में ज्यादातर साथियों टर्म्स ऐसी है जिनका अगर नाम के अंदर ही अगर हम ढंग से देखेंगे तो उनका जो उत्तर है उस नाम से छिपा हुआ है। द्वैत यानी कि दो, यानी कि अपने दिमाग में सीधी आती कि दो वर्ड, किसी भी चीज को लेके दो अलग अलग पॉइंट तरीके से सोचना, दो अलग एंगल तरीके से सोचना, वो किसके अंतर्गत है, द्वैतवाद के अंदर। यानी कि विभिन्न डिबेटेबल समय समय के साथ अनेक विचारकों ने बोला कि जो मानव भूगोल है उसको किस तरीके से देखना चाहिए, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहिए, प्रादेशिक तरीके से पढ़ना चाहिए, या फिर जो ऐतिहासिक या सैद्धांतिक आधार पे जो घटना घटित हुई है उसके आधार पे देखना चाहिए, किस तरीके से। यानी कि हर विद्वान का एक अलग अलग ओपिनियन। और ये जो थ्योरी दी थी साथियों, ये बर्नार्ड वारेनियस ने दी थी। ये नेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। तो जो द्वैतवाद की थ्योरी थी उसका मेन आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज को दो एंगल से देखना। यानी कि जो हम भूगोल पढ़ते हैं, मानव भूगोल हम पढ़ते हैं, उसको प्राकृतिक तत्वों के आधार पर समझा जाए, या जो ऐतिहासिक सैद्धांतिक चीजें हैं या प्रादेशिक या उपागम चीजें हैं, या क्रमबद्ध तरीके से उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये जो थ्योरी थी ये बर्नार्ड वारेनियस ने दी थी साथियों। आगे अगर हम जियोग्राफी के मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करें, यानी कि बहुत बार आपसे ऐसा डिबेटेबल क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो ये इस वर्ड से ही विदित है कि प्रकृति, यानी कि हम देखते हैं कि किसी भी जो आदमी है उसका नेचर क्या है, नेचर। तो इसी तरीके से हम जानेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। आदमी का नेचर किस पे डिपेंड करता है, वो जिस माहौल में रहता है, उसकी जैसी संगत होती है, वो जिस तरीके के लोगों के साथ उठता बैठता है, या जिस परिवेश में वो पला बढ़ता है। इसी तरीके से जो मानव भूगोल की प्रकृति है साथियों, तो हम देखते हैं कि मानव भूगोल जो मानव है वो भौतिक पर्यावरण में रहता है,
वो किस तरीके से नदी पहाड़ जितनी भी चीजें हैं वो देखता है, उसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए वो अपना विकास करने के लिए सड़क बनाता है, प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये सब चीजें हैं, ये हम मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर देखते हैं साथियों। आगे अगर हम बात करें तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण दो टर्म्स का हम हर जगह पढ़ते हैं, यानी कि जब मानव भूगोल हम शुरू करते हैं आप लोगों के सीयूईटी में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और 12th की एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी जितने भी जियोग्राफी बुक्स है उसमें हम ये दो टर्म्स देखते हैं, यानी कि मानव की प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। साथियों इसको हम एक साइकिल के रूप में समझेंगे, यानी कि यह चीज किस तरीके से एक गोल तरीके से घूमती रहती है। मानव का प्रकृतिकरण यानी कि शुरुआत से अगर हम बात करें तो पहले मानव आदिम, यानी कि उसके पास इतनी सोच नहीं थी, तकनीकी विकास नहीं था, तो वो खुद को क्या करता था, मानव प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेता था। शॉर्ट एंड सिंपल में आप एक बात ध्यान में रखिए कि वो प्रकृति के अंतर्गत या प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेता था, उसको हम बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण। यानी कि अगर वो जंगलों में रह रहा है तो वो वहां पे आराम से सरवाइव करने लग जाता है, अपने घास फूस या जंगली लकड़ियों से अपना घर बनाना सीख जाता है, या फिर नदी नाले हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्रवाह चल रहा है, नदी कैसे पार करनी है, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें हैं वो ऊपर रहती है। मानव अपने आप को प्राकृतिक नियमों के अनुसार खुद को पर्यावरण के साथ ढाल लेता है, उसी को हम साथियों कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। दूसरा जो अपना टर्म्स आता है साथियों वो है प्रकृति का मानवीकरण। इस दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन शब्दों में ही इनका उत्तर छिपा हुआ है। मानव का प्रकृतिकरण यानी कि मानव प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेता है, प्रकृति का मानवीकरण, इनके बीच में दो शब्द और आते हैं जिनका हम आगे अभी स्लाइड में चर्चा करेंगे। प्रकृति का मानवीकरण जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि मानव धीरे धीरे जितने भी वो अपने तकनीक का प्रयोग करता है, टेक्निकल युग में संभावना विकसित करता है, वो जितनी भी चीजें हैं प्राकृतिक चीजों को धीरे 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 अपने अनुसार ढाल लेता है, प्राकृतिक चीजों को बदल लेता है। यानी कि पहले जो मानव था वो प्रकृति के अनुसार चलता था, और अब जो मानव ने धीरे धीरे तकनीकी विकास के जरिए क्या किया कि प्रकृति का ही मानवीकरण कर लिया। यानी कि कहीं पर पहाड़ है वहां पर विभिन्न मशीनों के जरिए उन्होंने रोड बना दी, नदी है उस पर पुल बना लिया, या विभिन्न संसाधनों जो माइनिंग है उसके जरिए तकनीकी विकास के जरिए बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट उसने कर ली कि प्रकृति का ही धीरे धीरे मानवीकरण हो गया। तो ये एक आगे अगर हम वर्ड देखें तो ये है साथियों पर्यावरणीय निश्चयवाद। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि जियोग्राफी की जितनी भी टर्म्स है उन सब का उत्तर उसी वर्ड के अंदर छिपा हुआ है। ये हम देखते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी कि हम पहले की स्लाइड में यह चीज देखी थी कि मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब जो प्राकृतिक नियम थे वो अपर रहते थे, मानव खुद को प्रकृति के अनुसार ढालता था। तो इसमें हम देखते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी कि जो पर्यावरण या जो नेचर डिसाइड करती थी वही चीज सर्वोपरि रहती थी। मानव कुछ भी अपने तरीके से, उस टाइम इतना वो आदिम था, कृषि भी करता था तो पर्यावरण के अनुकूल करता था। आज तो हमने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई प्रणाली व्यवस्थित कर ली, नहर ले आए, पर उस टाइम मानव जैसे वर्षा हुई उसी के आधार पर खेती करता था। यानी कि जो प्रकृति डिसाइड करती थी उसका ही जो डिटर्मिनेशन होता था वो सर्वोपरि होता था। तो उसको हम जानते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद के तौर पे साथियों। आगे अगर हम देखें तो संभववाद, यानी कि मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आप लोगों को बोला कि हम ये पूरा एक साइकिल के रूप में देखेंगे। साइकिल के रूप के मतलब कि मानव का प्रकृतिकरण, शुरू में मानव प्रकृति के अनुसार चलता था जिसको हम पर्यावरणीय निश्चयवाद, उसके बाद धीरे 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 समय के साथ जो तकनीकी विकास आता गया तो मानव के दिमाग में यूं लगने लगा कि एक नई संभावनाओं का जन्म हो सकता है। जब टेक्निकल युग आया तो मानव को यूं लगा कि जो अगर हम नदी के फ्लो के साथ वहां से नदी में प्रवाहित करते थे और 10 किलोमीटर दूर जाके निकलते थे, क्यों ना हम ये 10 किलोमीटर की दूरी है ये पुल या इस तरीके की तकनीकी के माध्यम से ऐसी संभावनाएं विकसित करके और हम ये जो दूरी है ये 10 किलोमीटर की एक दूरी 1 किलोमीटर में क्यों नहीं कर सकते। यानी कि संभववाद, संभावना, मानव के दिमाग में धीरे धीरे संभावना पैदा होती गई कि इन चीजों पे हम विजय पा सकते हैं। तो संभावना को जन्म देना ही संभववाद के अंदर आता है साथियों। अगर आगे हम जियोग्राफी की महत्वपूर्ण इस टर्म्स के बारे में बात करें तो यह साथियों है नव निश्चयवाद।
यानी कि जो भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर थे, उन्होंने नव निश्चयवाद की जो संकल्पना दी। पहले हमने पढ़ा पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि जो पर्यावरण डिसाइड करेगा उसी के अकॉर्डिंग ही मानव अपने आप को ढाल लेता था, उसको हम मानव का प्रकृतिकरण भी कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब मानव को यूं लगने लगा कि भाई संभावनाओं के जरिए, हम विकसित परियोजनाओं के जरिए, हम तकनीक के जरिए हम काफी चीजें हैं जो बदल सकते हैं, संभावना हुई संभववाद का उसको। उसके बाद हमने चीजें पहले पढ़ी कि प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि संभावना जब आदमी को लगने लगी, जब मानव को संभावना लगने लगी, उसने जब तकनीकी विकास कर लिया, तो उसके बाद धीरे किया कि उसने प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश की। यानी कि नदी का उसको बांध बना के रोक देना, वहां पे सिंचाई परियोजना या विद्युत तापीय परियोजनाएं लगा लेना, या नदी के रास्ते को डाइवर्ट कर देना, इन चीजों को हम प्रकृति का मानवीकरण के अंतर्गत देखते हैं। बट जो तीसरी थ्योरी है जो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी साथियों, नव निश्चयवाद, यानी कि उन्होंने बोला कि आप विकास की अंधाधुंध दौड़ में इतना भी अंधा मत होइयो। जैसे ग्रिफिथ टेलर ने जो नव निश्चयवाद जो था, ये एग्जाम्पल देके दिया था। जो ट्रैफिक रेड लाइट होती है सिटी में अंदर, हम देखते हैं कि उन्होंने ये बोला था कि किस तरीके से रेड लाइट होती है तो आदमी रुक जाते हैं, किस तरीके से ग्रीन होती है तो वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, किस तरीके से येलो होती है तो वो जस्ट सावधान, यानी कि उन्हें सावधान रहने का देती है कि अब तुम्हें रुकना भी पड़ सकता है और अब तुम्हें जाना भी पड़ सकता है। तो नव निश्चयवाद जो बीच की थ्योरी ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, उसका मतलब यह था कि मानव को विकास की अंधाधुंध दौड़ में इतना भी अंधा नहीं होना है, उसको प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए एक सस्टेनेबल सोच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, या आजकल हम खबरों में देखते हैं कि जितने भी पहाड़ी एरिया है वहां विकास परियोजनाओं या लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां इतने घर बसा लिए कि वहां पे जो भूमि है वो अस्थिर होने लग गई है, यानी कि जो भूकंप है, बाढ़ है, ये प्राकृतिक आपदाओं को हम जन्म देने लग गए हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद जो बीज की थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा रुको और जाओ, यानी कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए विकास की दौड़ में इतना अंधा नहीं होना है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचे। उस तरीके से सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है, जिसको रुको और जाओ। क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम्स में यह भी पूछ सकते हैं कि रुको और जाओ थ्योरी निम्न में से किससे संबंधित है, तो वहां पे आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, या पर्यावरणीय नव निश्चयवाद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वहां पे साथियों आपको ध्यान में रखना है कि नव निश्चयवाद, या फिर आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है साथियों कि नव निश्चयवाद की जो थ्योरी थी वो किस भूगोलवेत्ता ने दी, तो तब भी आपके दिमाग में ये चीज सीधी आ जानी चाहिए कि ग्रिफिथ टेलर थे जो भूगोलवेत्ता, उन्होंने नव निश्चयवाद की थ्योरी दी। साथियों ये जो हमारी क्लास है ये हम सीयूईटी के लिए चला रहे हैं, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट में किस तरीके से हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जियोग्राफी के डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका ये पहला पॉइंट है, यानी कि पहला यूनिट है जिसमें हम ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में जानते हैं, यानी कि मानव और पृथ्वी या जो पर्यावरण है उसके बीच किस तरीके के संबंध है, किस विद्वान ने कौन सी परिभाषाएं दी है, मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, नव निश्चयवाद क्या होता है, या संभववाद जिसको हम ड्वेलिज्म के नाम से जानते हैं कि किस विद्वान ने ये थ्योरी दी थी, वारेनियस ने दी थी, किस तरीके से अलग अलग एंगल से चीजों को सोचना चाहिए। पर आखिर में डिसाइड हुआ था संभववाद के अंतर्गत कि मानव और पृथ्वी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है और ये एक दूसरे के साथ जुड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा मानव भूगोल से संबंधित साथियों शॉर्ट एंड स्वीट में। इसी के साथ ही हमारा जो जियोग्राफी सिलेबस का पहला पॉइंट होता है मानव भूगोल, आगे की क्लास में हम जानेंगे कि इस यूनिट में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं 15-20, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो अपने सभी साथियों जो स्पेशली सीयूईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जियोग्राफी ऑनर्स या बीए प्रोग्राम किसी भी सब्जेक्ट में, उससे संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी साथियों। अपने सभी साथियों के साथ ये चैनल के बारे में जरूर डिस्कस कीजिएगा, ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से भव्यम क्लासेस जीटीपी नगर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद साथियों।